अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मंडी बहाउद्दीन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए चौधरी इम्तियाज की फैमिली ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर कायदीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया और इमरान रियाज खान का उस पर क्या तज्जिया है, आइए देखते हैं। तायद की एक मिसाल और मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैंने आपसे बताया था चौधरी इम्तियाज जो मंडी बहाउद्दीन से एमएनए बने थे और उन्होंने 2 लाख से ज़्यादा वोट लिए थे। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इनको वोट डाले थे और ये एमएनए बन गए थे। इनके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट दबाव डाल रही थी कि ये वोट डाल दें आईनी तरमीम के हक में। इससे पहले इनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद फिर इन्हें अगवा किया गया, फिर इनकी वालदा की वीडियो बाकायदा मैंने ही जारी की थी और उसके बाद कुछ दिनों के बाद इनको रिहा किया गया, लेकिन इन्हें एंटी करप्शन के हवाले कर दिया गया। बाद में जब ये आज़ाद हुए तो ये खैबर पख्तूनख्वा चले गए और वहाँ पर रूपोश हो गए और इन्होंने इमरान खान से गद्दारी से इनकार कर दिया। इनके घर वालों के ऊपर क्या गुजरी है उसकी सिर्फ चंद झलकियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इनकी भाभी ने जो स्टेटमेंट दिया, अगर आप उसको सुन लें तो आप हिल जाएं। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि क्या पाकिस्तान के रियासती इदारे जो ये क्लेम करते हैं कि वो माओं और बहनों की इज्जत के रखवाले हैं, उन्होंने क्या वाकई इज्जत की है? जो चीज़ें उन्होंने बताई वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कहती हैं कि 11 अक्टूबर की रात को हमारे घर के अंदर 15 से 20 अफराद ने धावा बोल दिया और उन्होंने ठुड्डे मार मार के हमारा दरवाज़ा खुलवाया मेरे कमरे का। ये ऊपर टॉप पे रहती हैं। फिर उन्होंने बताया जी मेरा 11 माह का एक बेटा है और 9 साल की एक बेटी है और मेरे शौहर घर पे नहीं थे। ये भाभी हैं जी एमएनए साहब की, और इससे पहले जो है वो इनके शौहर एमएनए हुआ करते थे, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक। तो इनके शौहर घर पे नहीं थे। इनके शौहर को ढूंढने के लिए जो है वो नामालूम अफराद आए थे। उन्होंने इनकी 9 साल की बेटी को घुटने से पकड़कर घसीट कर बेड से उतारा और इनके बेटे को भी बाजू से घसीट कर बेड से नीचे गिरा दिया और फिर इनकी बेटी को तस्वीर दिखाई उसके वालिद की और पूछा कि ये कौन है। तो बच्ची ने बताया जी कि मेरे बाबा हैं। तो उन्होंने कहा ये किधर है तुम्हारा बाप, बताओ ये कब आया था। तो छोटी बच्ची को वो लोग इंटेरोगेट करते रहे जो लोग नकाब पोश वहाँ पे एक एमएनए के घर में दाखिल हुए थे। फिर उन्होंने बताया खातून ने कि मुझे सीढ़ियों से घसीट कर नंगे पाँव नंगे सर नीचे वाली मंजिल पर लेकर आए और मुझे लाकर मेरे शौहर के दफ्तर में बैठा दिया। एक नकाब पोश जो है वो अपना पसीना पोंछने के लिए बार बार अपना मास्क उतारता था, तो मैंने उसको पहचान लिया और मेरे पाँव के ऊपर अपना बूट रख के। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एमएनए के घर की खातून है, साबिक एमएनए की गालिबन वाइफ है, वो ये बता रही है कि मैं नंगे पाँव थी, मेरे पाँव के ऊपर अपना बूट रख के उसने दबाव डाला ताकि मुझे तकलीफ हो और फिर मुझे कहा कि अपने शौहर को फ़ोन करो। मैंने कहा जी मेरा कोई उनसे रब्ता नहीं है, मैं घरेलू खातून हूँ, मैं क्या करूँ। तो मुझे तशद्दुद किया गया, गंदी गालियाँ दी गई, नहायत बदतहजीबी और बदतमीज़ी की गई और जो कुछ ज़ुबान वहाँ इस्तेमाल की गई मैं उसे यहाँ पे दोहरा नहीं सकती। उन्होंने कहा जी कि 3 लोगों ने बदतरीन सलूक किया मेरे साथ और ये तीनों लोग नकाब पोश नामालूम अफराद थे। उनके ऑफिसर ने कहा कि इसको उठाओ और इसके बच्चों को भी उठाओ और अपने साथ ले जाओ। लेकिन बाकी लोगों ने ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं की, कुछ का सलूक अच्छा था, लेकिन 3 लोगों ने बहुत बदतमीज़ी की है। हमारे मुलाजमीन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, वो चिल्लाते रहे, किसी की उंगली तोड़ दी, किसी का बाजू तोड़ दिया। एक मुलाजिम जो था उसके कपड़े उतार के उसे इस्त्री गर्म करके भी लगाई गई कि बताए कि मेरा शौहर कहाँ है। उन्होंने कहा उसके बाद मैं सदमे में चली गई और 2 दिन में अस्पताल में रही और 9 बजे ये लोग आए थे और रात 1 बजे तक तशद्दुद करते रहे। मैं वो सारा कुछ नहीं बता सकती, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मुझे और मेरे बच्चों को मारने की धमकियाँ भी दी गई हैं। क्या ये सब लोग माओं और बेटियों और बहनों वाले नहीं थे? क्या हमारे घर में ये सब कुछ करते हुए उनको अपनी माएँ, बेटियाँ और बहनें नज़र नहीं आई? मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। वो जान से मारने की धमकियाँ देकर गए। हमने 15 पर कॉल की, मैंने बाद में अपने शौहर से रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी 15 पे कॉल करें पुलिस को। मैंने पुलिस को कॉल की, 4 बजे मैं थाने गई, दरखास्त दी तो उन्होंने कहा जी हम मजबूर हैं और आप जानती हैं सब कुछ के क्या हो रहा है, तो आप पर दहशतगर्दी का पर्चा देना पड़ जाएगा और फिर आपको भी उठाकर ले जाएंगे। ये बात पुलिस वालों ने उल्टा धमकियाँ लगाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी ना तो हमारी पुलिस बात सुनती है, ना हमारी बातें अदालत सुनती है, तो फिर हम कहाँ जाएँ, इस मुल्क में इंसाफ कहाँ है। अब ये तो हैवानियत है। इसको तो सदर पाकिस्तान जो साबिक हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा ये तो हैवानियत है, ये इंसान तो ऐसा नहीं कर सकते। और ये क्यों किया गया? देखिए क्या एक आईनी तरमीम, ऊपर से ऑफिसर ने कह दिया कि आईनी तरमीम चाहिए, तो क्या इतनी ज़रूरी चाहिए कि आप औरतों के नंगे पाँव के ऊपर बूट दबा के खड़े हो जाएंगे? क्या कहीं इंडिया पे हमला कर दिया था, या कोई दुश्मन मुल्क था, या कोई दुश्मन फोर्स थी, या कोई एटमी राज है जिनको उगलवाना था? यानी मेरी समझ से बाहर है कि सियासतदानों का काम है आइन में तरमीम करना, मुल्क को चलाना, तो सियासतदानों के काम उनके ऊपर छोड़ दें। लेकिन इमरान खान की मुखालफत में, इमरान खान की जिद में यह निज़ाम वहाँ तक जा चुका है
کہ اب اپنے سارے کپڑے اتار کر چوک میں ننگا کھڑا ہے. اور یہ خواتین جو ہیں, یہ بچے جو ہیں, کل آپ سے پیار کریں گے؟ یہ آپ سے پیار نہیں کریں گے. یہ جو MNA ہے جب دوبارہ ووٹ مانگنے جائے گا تو کیا اپنے حلقے میں لوگوں کو یہ نہیں بتائے گا کہ اس کے ساتھ, اس کے گھر کی خواتین کے ساتھ کیا ہوا؟ تو کیا یہ لوگ اس میں پیار کریں گے؟ ہم تو بہت سارے ملی نغمے سنتے تھے کہ آپ ہمارے محافظ ہیں. ہم تو یہ سنتے تھے کہ ہماری بہنیں, بیٹیاں, مائیں محفوظ ہیں, اور ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ اگر ہم نہ بھی رہے تو بہت سارے بیٹے موجود ہیں جو حفاظت کریں گے. تو وہ رکھوالے, وہ حفاظت کرنے والے بیٹے کہاں گئے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ان حرکتوں سے آپ نے ایک آئینی ترمیم تو کر لی, لیکن حاصل کیا ہوا؟ نفرت کے علاوہ اس میں سے اور کیا نکلا؟ لوگ دور ہوتے چلے جائیں گے, اپنے اداروں سے لوگ نفرت کریں گے. ناظرین, یہ خبر ابھی تک مسلسل گردش کر رہی ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کے نتیجے میں ہوئی ہے. سینئر صحافی ارشاد بھٹی نے اس پر اپنا تجزیہ پیش کیا, آئیے جانتے ہیں. پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بشرا بی بی کی رہائی یا علیمہ خان اور عظمل خان کی ضمانتوں پر رہائی یا عمران خان کا میڈیکل بورڈ بننا یا عمران خان کی ملاقاتوں سے پابندی ہٹنا یا عمران خان کو جیل میں جو ان سے سہولتیں لی گئی تھیں ان سہولتوں کا واپس ملنا, اس کا ڈیل سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ایک خاص منصوبے کے تحت یہ حکومت خود بھی اور اپنے بھونپوؤں سے, بھونپو وہ ہوتے ہیں جو لاؤڈ سپیکر ہوتے ہیں جو آپ کی بات کو آگے پہنچاتے ہیں, اپنے بھونپوؤں سے اور خود بھی ایک بات پھیلائی جا رہی ہے کہ ڈیل ہے, ڈیل کے تحت بشرا بی بی رہا ہوئی ہے. ان ساروں کے لیے عرض یہ ہے کہ آج بشرا بی بی پشاور ہائی کورٹ پہنچی, اور پشاور ہائی کورٹ اس لیے پہنچی کہ مجھے حفاظتی ضمانت دی جائے تاکہ مجھے کسی اور کیس میں کوئی گرفتار نہ کر سکے. اب اگر ڈیل ہوتی تو بشرا بی بی کو پشاور ہائی کورٹ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو گرفتاری کا کیوں ڈر ہوتا؟ اور پھر یہی نہیں, علی امین گنڈا پور پہنچے, ان کے وکیل پہنچے اسلام آباد ہائی کورٹ, اور انہوں نے درخواست دی علی امین گنڈا پور نے کہ مجھے عمران خان سے ملنے کی اجازت دی جائے. اگر کوئی ڈیل ہوتی تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو پہلے عمران خان سے مسلسل مل رہے تھے, ان کو ملنے میں عدالت کا سہارا کیوں لینا پڑتا؟ اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن مختصر بات یہی ہے کہ ڈیل نہیں ہے, ڈیل نہیں ہے, نہ کوئی سیٹلمنٹ ہے. سینئر صحافی منصور علی خان نے اپنی یوٹیوب ویڈیو میں بتایا کہ اگر ڈیل ہوئی ہے تو کن لوگوں کو اس ڈیل کے بارے میں علم ہوگا. انہوں نے کیا بتایا, آئیے جانتے ہیں ان کی تازہ ترین ویڈیو سے. اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے, میں بشرا بی بی کے حوالے سے ایک خبر اور شامل کر لوں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گنڈا پور صاحب نے اپنے پارٹی کے رہنماؤں کو بتایا ہے کہ بشرا بی بی کی جیل سے حالیہ رہائی میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے, اور پی ٹی آئی ذرائع نے بتایا کہ گنڈا پور کو معلوم تھا کہ بشرا بی بی کو کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا. اور حکام کی جانب سے انہیں آگاہ کیا گیا کہ بشرا بی بی کے اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد ان کی محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنانے کی خاطر ان کے لیے سیکورٹی بھیجی جائے. ان ذرائع کا کہنا ہے کہ گنڈا پور کو بتایا گیا کہ بشرا بی بی کو جیل میں رکھنے کے لیے کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا. تاہم یہ معلوم نہیں کہ جن لوگوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے رابطہ کر کے بشرا بی بی کی رہائی کا بتایا تھا, ان کو گنڈا پور نے کوئی یقین دہانی کرائی ہے یا نہیں کرائی ہے. پی ٹی آئی کے رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ دیگر کے علاوہ گنڈا پور نے انہیں بتایا تھا کہ انہوں نے عمران خان کی اہلیہ کو 9 ماہ کی قید کے بعد رہا کرانے میں کردار ادا کیا ہے. گنڈا پور کی طرف سے ان کے کردار کے حوالے سے کوئی وضاحت نہیں دی گئی. انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے وہ واحد پارٹی رہنما ہے جن کی اسٹیبلشمنٹ تک رسائی ہے. گنڈا پور عمران خان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. پارٹی کے اندر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ عمران خان, بشرا بی بی اور گنڈا پور وہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے علم ہوگا کہ بشرا بی بی کو کیوں اور کن شرائط پر دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا اور انہیں جانے دیا گیا. یہ بالکل وہی بات ہے جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ارینجمنٹ ہے. اب کیا ارینجمنٹ ہے, اوبیسلی یہ بہت محدود لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ کس ارینجمنٹ کے تحت جو ہے وہ نکلے. آپ مطلب حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے ایک ٹریل بنا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ نظر آئے کہ ہاں یار لگ رہا ہے کہ این جی او ہے, لیکن یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ پن پوائنٹ کر کے بتا سکیں کہ جناب ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی ہے. ناظرین, آج پاکستان بھر میں سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہوا. سپریم کورٹ بار کے الیکشن کے نتائج بھی جاری کر دیے گئے ہیں. اس بارے میں مزید کیا تفصیلات ہیں, شہباز گل کی ویڈیو سے جانتے ہیں. پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس کی جو سب سے پریسٹیجیس ایسوسیشن ہے, جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے, پاکستان کے وکلا کا سب سے میں یہ کہوں گا پریسٹیجیس فورم جس کا الیکشن ہوتا ہے, جس میں ملک کے تمام ایسے وکلا جن کے پاس سپریم کورٹ کی وکالت کا لائسنس ہے وہ اس میں ووٹ ڈالتے ہیں. اس کا آج الیکشن تھا. الیکشن میں ایک طرف احسن بون, اعظم نذیر تارڑ 26ویں ترمیم والے جو ہیں ان کے میاں رؤف صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے تھے. دوسری طرف منیر کاکڑ صاحب جو ہیں وہ حامد خان گروپ سے الیکشن لڑ رہے تھے. الیکشن ہوا, سبھی کو پتا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر حالات کیا چل رہے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وکلا کیا سوچتے ہیں, اوور آل پاکستان کے اندر سیناریو کیا ہے, یہ سب کو پتا ہے.
आज मुनीर काकड़ साहब ने जब इलेक्शन के बारे में लोगों को अभी थोड़ी देर पहले रिजल्ट आने से पहले ब्रीफ करना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों के तोते उड़ गए, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI डायरेक्टली वकला को इन्फ्लुएंस करके अपनी मर्जी के कैंडिडेट को वोट पड़वा रही है, मतलब कि मियां रऊफ साहब को। उन्होंने फिर साबित भी किया कि उनके 25 वोट धांधली से मियां रऊफ को दे दिए गए। दोबारा गिनती हुई तो वो 25 वोट जो है जो असल में मियां रऊफ को डाले गए थे वो मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली, या जो इल्जाम लगा रहे हैं मुनीर काकड़, वो बता रहे हैं कि वो उनके वोट उनको डाल दिए गए। दोबारा रिकाउंटिंग हुई तो उसमें मुनीर काकड़ साहब के वोट जो है वो बढ़ गए। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ISI के जो DGC हैं फैसल नसीर साहब, जनरल फैसल नसीर, उन्होंने डायरेक्टली इसमें मुबैना तौर पर इन्वॉल्वमेंट की और लोगों को फोन करके वोट डलवाए अब्दुल रऊफ या मियां रऊफ साहब जो एहसन बोन और आजम नजीर तारड़ के जो कैंडिडेट है। अब यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 8 फरवरी का इलेक्शन तो लूटा गया था। जब इतना बड़ा इलेक्शन लूट लिया तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन लूटने से हमें कौन रोक सकता है, और कौन हमें बता सकता है कि हमने वो इलेक्शन नहीं लूटना, और उसको तो लूटना भी आसान ही है। नाजरीन, अमेरिका में मुकीम सीनियर सहाफ़ी मोहित पीरजादा ने अपना इंतहाई ज़ीरक तज्जिया करते हुए बताया कि कैसे मरियम नवाज इमरान खान की जान के लिए खतरा बन सकती हैं। क्या मरियम नवाज ने जो कुछ कहा उससे इमरान खान की ज़िंदगी को डायरेक्टली तौर पे ख़तरा लाहक है? ये जो मरियम नवाज़ की किसी तकरीब के अंदर एक तकरीर है जहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं, उसके बहुत से वर्जन हैं, उसके छोटे क्लिप भी हैं, उसके बड़े क्लिप भी हैं। उसके ऊपर मैंने रद्द-ए-अमल भी देखा, ना सिर्फ डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट और रद्द-ए-अमल मैंने देखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से सपोर्टर्स और एक्टिविस्ट का रद्द-ए-अमल देखा, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन और व्लॉगर इमरान रियाज का मैंने उस पर रद्द-ए-अमल देखा, और भी बहुत से लोगों का मैंने रद्द-ए-अमल देखा। और फिर जब मैंने पहले 1-2 क्लिप देखे तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। वो जो छोटा सा क्लिप मैंने देखा मरियम नवाज़ का, उसमें मरियम नवाज़ ये कह रही थी कि मैं आपको बताती हूँ कि हालात बेहतर हो रहे हैं, इमरान खान एक फितना है, लेकिन ये फितना अब कमज़ोर पड़ रहा है, कुछ इस तरह का। वो छोटा सा क्लिप था, चंद सेकंड का। प्रेडिक्शन करके जा रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपको देखेंगे ये फितना भी खत्म हो रहा है, इस फितने की फितनाबाजी भी खत्म हो रही है, और ये जो घुस बैठी है सियासत में, इनकी सियासत घटिया गाली गलोच, घेराव जलाओ, आग लगा दो, हमला कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, महंगाई, लाकानूनियत, इनके तोहफे, ये सियासत अपने आखिरी दमों पे और अपना दम तोड़ती जा रही है इंशाअल्लाह। तो मेरे ज़हन में यही आया कि डॉक्टर शहबाज गिल, इमरान रियाज खान, बहुत से और लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सो मच सो कि हिंदुस्तानी ओरिजिन के बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेसर अशोक स्वैन एकेडमिक हैं, उपसला यूनिवर्सिटी स्वीडन के अंदर पढ़ाते हैं, उनका भी मैंने रिएक्शन देखा। तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग कुछ ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, शायद थोड़ा सा इसके साथ पॉलिटिकली खेल रहे हैं। फिर अचानक मेरे हाथ में मैंने देखा वो एक लंबा सा क्लिप मरियम नवाज़ साहिबा का, जो खासा लंबा है। उसमें मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि इमरान खान एक फ़ितना है, फ़ितने को इस्लाम में डिस्क्राइब किया गया हुआ है, इस्लाम में बताया गया है कि फ़ितना क्या होता है, और इस्लाम में मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ, और इस्लाम में फ़ितने का हल भी बताया गया है। अब ज़ाहिर है कि इस्लाम में तो फ़ितने का जिस तरह वो रेफ़र कर रही हैं वो तो इस तरह से है कि जब फ़ितना है तो उसको आपने जड़ से उखाड़ के फेंकना है, यानी आपने फ़ितने को ख़त्म कर देना है, आपने फ़ितने को एलिमिनेट करना है। और फिर वो कहती हैं कि ये मैं पाकिस्तान के इदारों को भी कह रही हूँ, यानी पाकिस्तान के फ़ौज को कह रही हूँ, इंटेलिजेंस को कह रही हूँ, फिर पाकिस्तान की जुडिशरी को भी कह रही हूँ। तो यहाँ जो कुछ वो कहती हैं ये अब एक पॉलिटिकल रेट्रिक से आगे चला जाता है। जिस टोन एंड टेनर में वो बात करती हैं, वो तो कोई व्लॉगर भी शायद उस टोन टेनर में बात नहीं करता होगा, जिस हकारत से वो बात कर रही हैं, जिस नफ़रत से वो बात कर रही हैं, जो बॉडी लैंग्वेज उनकी है, तो ये चीज़ जो है वो खासी तशवीश की एक शक्ल जो है वो इख्तियार करती है। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और सीनियर वकील सलमान अकरम राजा ने आज इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज को वाहिद ऑप्शन करार दिया। मुनीफ फारूक ने अपनी वीडियो में इस पर तज्जिया किया, आइए देखते हैं। वर्कर का प्रेशर अलहदा तौर पर एक पीटीआई के ऊपर आ चुका है। अब वो इतनी बड़े मसले में है इस वक्त पूरी तहरीक इंसाफ, इन फाइटिंग है, कोई एक को गालियां दे रहा है, कोई दूसरा तीसरे को गालियां दे रहा है, तीसरा पहले को गालियां दे रहा है। तो बेसिकली तो एक दूसरे के लिए निहायत ही इनटॉलरेंट हो चुके हैं सारे, और जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है वो ऐसी है कि हालात अच्छे नहीं हैं और मामलात ख़राब हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अब अगर आप इस चीज़ को गौर से देखें तो इस पूरे मामले के अंदर आपको किन शख्सियात के चेहरे सामने आते हैं। अब सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने आज क्या कहा आप ज़रा खुद सुन लीजिए। फैसला सड़कों पे होना है, इस बारे में मुझे ज़रा भी भाव नहीं है। फैसला जो है बिलाखिर सड़कों पे होगा, ये अदालती अमल से नहीं होगा, ये पार्लिमानी अमल से नहीं होगा, ये तब होगा जब आप यहाँ 4 लाख की तादाद में निकलेंगे बाहर। अगर यहाँ 8-10 हज़ार आते हैं तो 2000 को तो गिरफ्तार करेंगे, बाकियों को मार पीट के आगे पीछे तितर बितर कर देंगे। पाकिस्तान की कौम को फैसला करना है बिलाखिर के वो सड़कों पर कब आएगी अपनी आज़ादी के लिए। लेकिन मैं कॉल दे सकता हूँ, मुझे रोज़ कहा जाता है आप कॉल क्यों नहीं देते। कॉल देना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कॉल मैं उस दिन दूंगा, उस नौयत की जब मुझे
मुझे यकीन होगा कि 3-4 लाख का मजमा यहाँ होगा, 15-20 हज़ार का नहीं होगा। ये अब आपका फ़र्ज़ है, ये पाकिस्तान के हर फर्द का फ़र्ज़ है कि वो बाहर निकलने की तैयारी करे। अब वो कहते हैं कि ज़रा भी इबाम नहीं है कि आखिरकार फैसला जो है वो सड़कों पर होना है। 20,000 लोग जब तक बाहर नहीं निकलते हैं, उनमें से कुछ को गिरफ्तार कर लेते हैं। लाखों लोग, 4-5 लाख आदमी आप ले आए तो हुकूमत मजबूर हो जाएगी जान छुड़ाने के लिए, इस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाएगी कि इससे फारग हो जाए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत पाकिस्तान 6 नए जजेस को सुप्रीम कोर्ट में हायर करना चाहती है। सीनियर सहाफ़ी ने इस बारे में मजीद तफसीलात से आगाह किया, आइए जानते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो हैं उनकी तादाद 17 से बढ़ा के 23 कर दी जाए, और इसके लिए जुमे के दिन अब एक बिल जमा करवाया जा रहा है, और गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि बड़ी आसानी से ये बिल पास करवा लेगी। अब सवाल ये है कि 17 से जजेस जो हैं 23 क्यों हो रहे हैं। उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी है गवर्नमेंट के अंदर कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो अनएक्सपेक्टेड है। गवर्नमेंट का ख्याल ये था कि 26वीं तरमीम जब पास हो जाएगी और उसके बाद जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को हम चीफ जस्टिस बना देंगे, तो उसके साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मनीब अख्तर साहब मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। फिर वो 8 जो जजेस हैं उनका ग्रुप टूट जाएगा। साथ याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो 26वीं तरमीम को इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो गवर्नमेंट की फेवर में चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन वो सारा प्लान चौपट हो गया क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया। जस्टिस मनीब साहब भी मुस्ताफ़ी नहीं हुए, बल्कि याह्या अफरीदी साहब, और ऐसा लगता है कि वो उनके ज़्यादा करीब हो गए हैं, या ये दोनों जजेस याह्या अफरीदी साहब के करीब हो गए हैं। और अब ये तीनों मिल के वो जजेस कमेटी चलाएंगे जिसके ज़रिए बेंचेस का फैसला होगा। तो गवर्नमेंट को यूँ महसूस हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इकट्ठी हो रही है, और जिस दिन इन्होंने फुल कोर्ट बुलवा लिया, या ये 26वीं तरमीम जिस दिन बाकायदा वहाँ पे चैलेंज हो गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद अगर फुल कोर्ट हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये तरमीम हमारे गले पड़ जाए, क्योंकि गालिब इम्कान ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो आइनी बेंच है उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उड़ा दे और फुल कोर्ट से उड़ा दे, और फिर इसे वापस पार्लियामेंट के हवाले करके कहे कि जनाब ये बुनियादी जो असूल है आइन के उसके खिलाफ है, लिहाजा इसको रीविजिट करें। और जब ये मामला लटक जाएगा तो फिर उसके बाद ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो जाएगा, गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बार बार अब ये कह भी रहे हैं कि बस जी 15-20 दिन का मामला रह गया है। नवंबर के अंदर इमरान खान साहब के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमें अच्छी हवाएं आनी शुरू हो गई। बल्कि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को मना कर दिया है कि आपने याह्या अफरीदी साहब के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, और आपने सिर्फ वेट एंड सी करना है, आपने सिर्फ खामोश होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई को देखना है, और जहां पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है वहां आप सपोर्ट करें। तो गवर्नमेंट इनसिक्योर हो गई है, और इस इनसिक्योरिटी से निपटने के लिए उसने फैसला किया है कि हमें जजेस की तादाद में इजाफा कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम 6 नए जजेस ले आएँ तो वो जो तराजू है तवाज़न का वो हमारी तरफ पलट जाएगा, और उससे फिर हम बड़ी आसानी से फुल कोर्ट को भी मैनेज कर सकेंगे। तो गवर्नमेंट इनसिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए 6 जजेस में इजाफा करना चाह रही है, और वो 6 जजेस ज़ाहिर हाई कोर्ट से आएंगे और वो गवर्नमेंट की मर्जी के आएंगे। तो जब ये 6 जजेस आ जाएंगे तो फिर फुल कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट मजबूत हो जाएगी। जी नाजरीन, ये थी आज की YouTube पॉलिटिक्स कम्युनिटी की तमाम अपडेट्स। इनकी मुकम्मल वीडियोस के लिंक नीचे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।